हाय एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल इंडस्ट्री के और एक शेयर है अल्कोहल इंडस्ट्री का दैट इज़ सुला। तो आज हम दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं है कि आप कुछ भी बाय करें या सेल करें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें अल्कोहल बेवरेज इंडस्ट्री के बारे में। तो ये चार में लगभग मोटा मोटी चार में डिवाइडेड है, दैट इज़ बियर, डिस्टिल स्पिरिट्स, वाइन एंड कंट्री लिकर। तो ये विस्की, वोदका, रम, ब्रांडी ये सब किस में आते हैं? डिस्टिल स्पिरिट्स में। और कंट्री लिकर में क्या आते हैं? फैनी वगैरह जो होते हैं लोकल ब्रांड्स जिसको हम बोल सकते हैं, वो इसमें आते हैं कंट्री लिकर में। तो ग्लोबल एल्को बेवरेज इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो अभी राइट नाउ 2023 में ये कितने की है? 569.58 बिलियन यूएस डॉलर। और 2027 तक मतलब पिछले अगले 4 साल में इसमें कितना इंक्रीज हो जाएगा? 162.26 बिलियन यूएस डॉलर का। और किस रेट से बढ़ा है? 6.5% की रेट से बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री कितनी बड़ी होगी आने वाले टाइम में। और राइट नाउ भी इसकी अच्छी ग्रोथ रेट बनी हुई है। एंड एशिया पैसिफिक का अगर आप रीज़न देखेंगे तो 2021 में इसका एल्कोहल बेवरेजेज जो इंडस्ट्री है ग्लोबली, उसमें एशिया पैसिफिक का शेयर सबसे ज़्यादा था। और एशिया पैसिफिक कौन सा रीजन होता है? ये इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब एशिया पैसिफिक रीजन में ही आता है। और वहाँ की क्या अगर आप देखेंगे तो कितना है? 11.1%। तो अच्छी खासी ग्रोथ रेट है इस इंडस्ट्री की। अगर आप इंडियन एल्को बेवरेज मार्केट को देखेंगे तो ये थर्ड लार्जेस्ट है, क्वाइट ऑब्वियस, आफ्टर चाइना एंड यूएसए के बाद। एंड जो वेस्टर्न स्पिरिट्स के लिए सबसे बिगेस्ट मार्केट इंडिया ही है। और अगर आप देखेंगे तो कंजप्शन भी WHO के अकॉर्डिंग कंजप्शन भी इंडिया में 2005 से 2016 के बीच में 2.4 लीटर से 5.7 लीटर हो गया, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो ये इंडस्ट्री बढ़ रही है कंपेरेटिवली, प्रीवियस डिकेड के मुकाबले अब और तेज़ी से बढ़ रही है। हम अगर कंजप्शन की बात करें इंडिया में तो आप देख सकते हैं 2010 में ये मिलियन केसेस की बात कर रहे हैं, 200 वाज बियर का कंजप्शन था, ठीक है। और स्पिरिट जो हमने बात की, डिस्टिल स्पिरिट जिसमें सारे आ गए वोदका, रम, विस्की वगैरह, वो 528 था। वाइन का परसेंटेज बहुत कम है, 2 था। और अब देखिए 2025 में कितना हो जाएगा? तो बियर का तो आप देख सकते हैं डबल से ज़्यादा हो जाएगा, 450 हो जाएगा। एंड दैट डिस्टिल स्पिरिट जो है वो 528 से 781। एंड 2 से 4 किसका हो जाएगा? वाइन का। तो वाइन का परसेंटेज भी स्लोली इंक्रीज होगा, डबल हो जाएगा हालांकि, लेकिन फिर भी इतना मार्जिनली अगर देखा नंबर ऑफ टर्म्स में तो इतना ज़्यादा नहीं है। सेकंड, अगर हम रुपीज़ के अमाउंट में बात करें कि कितना टर्नओवर की अमाउंट बात करें तो 2014 में कितना था? 150,000 करोड़ का मार्केट था ये। और 2025 में एक्सपेक्टेड 366,000 करोड़ का ये मार्केट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये मार्केट काफ़ी तेज ग्रो कर रहा है। अभी तक जो हमने देखा कि ग्लोबली अल्कोहल इंडस्ट्री क्या थी, अब हम देखते हैं कि ग्लोबली वाइन मार्केट कितनी बड़ी है। अल्कोहल इंडस्ट्री का जो पार्ट है वाइन, उसको देखते हैं वो कितनी बड़ी है। तो 380 बिलियन यूएस डॉलर की ये थी 2021 में। और 2027 में एक्सपेक्टेड है कि 165 यूएस बिलियन डॉलर और इसमें ऐड हो जाएंगे। और अगर आप वाइन देखेंगे तो जो न्यू वर्ल्ड में जो वाइन प्रोड्यूस्ड होती है वो थोड़ी सस्ती भी होती है, यूज़र फ्रेंडली भी होती है, और जो जो ट्राई करने वाले होते हैं वाइन के, उनको पसंद भी आती है। उसके कुछ कारण हैं। पहला तो ये न्यू वर्ल्ड क्या होता है? तो ये जो यूरोपियंस थे जो बाकी और कॉन्टिनेंट में गए और कैप्चर कर लिया वहाँ पर और अपनी कॉलोनीज़ बसाई, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सबको न्यू वर्ल्ड बोला जाता है। और बेसिकली आप देखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से वर्ल्ड 2 में डिवाइडेड है, ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड में। एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़, न्यू वर्ल्ड मंकीज़, तो आप उसमें देख सकते हैं 2 में डिवाइड है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो पुराने बसे हुए कॉन्टिनेंट थे जो लोगों को मालूम थे वो ओल्ड वर्ल्ड में आ गए, और जो न्यूली डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है जैसे कोलंबिया जाके यूएसए, कोलंबिया यूएसए की तरफ गया, वेस्ट इंडीज़ खोजा कोलंबस ने, सॉरी कोलंबिया बोला, कोलंबस ने वेस्ट इंडीज़ की तरफ गया, वेस्ट इंडीज़ खोजा। तो ये सब पूरे एरियाज़ जो हैं वो न्यू वर्ल्ड में इन्होंने डाल दिए। तो न्यू वर्ल्ड की क्यों पॉपुलर है? एक तो वो इंग्लिश में होते हैं, तो जो वहाँ पे लेबलिंग होती है वो भी इंग्लिश में रहती है, उसमें ग्रेप वैरायटी लिखी रहती है। तो जो यूज़र होता है वो उसको आराम से पढ़ सकता है, समझ सकता है कि कौन सी मैंने ग्रेप वैरायटी की वाइन पी है, उसका टेस्ट कैसा है, मुझे पसंद आया नहीं आया। और इंग्लिश रहता है तो वो फेवरेबल लैंग्वेज भी हो जाती है, तो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर भी है। अब हम इंडियन वाइन मार्केट को देखें तो ओवरऑल आप अगर देखेंगे जो टोटल अल्कोहल कंजप्शन है इंडिया में, उसका केवल 1% लोग वाइन कंजप्शन है, ठीक है।
जबकि अगर आप यूरोप का देखेंगे तो दैट इज़ 30%, और वर्ल्ड का एवरेज देखेंगे तो टोटल कंजप्शन में से 13% वाइन का है। तो आप देख सकते हैं इंडिया में ये परसेंटेज बहुत कम है। अब आप अगर इस तरीके से समझिए कि जो भी चीज़ वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, डेवलप्ड कंट्रीज में हो रही है, वो परलोकेट होके इंडिया में हो ही रही है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड मार्केट को देखिए आप, कि वेस्टर्न वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ, वहाँ लगभग लगभग सेचुरेशन की सिचुएशन में पहुँच चुका है वो, और लगभग हर बंदे के पास वहाँ क्रेडिट कार्ड है। वहीं आप इंडिया में आ जाइए, अभी ये मार्केट स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो वो सेम चीज़ यहाँ पर भी रिप्लिकेट हो रही है। आप और फील्ड में भी ले लेंगे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ले लेंगे, तो वहाँ के जो शोज़ हैं वो भी परलोकेट होके यहीं पर आ रहे हैं, उस टाइप के शो बन रहे हैं। शार्क टैंक इंडिया देख लीजिए, केबीसी देख लीजिए। तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है, वो लगभग लगभग वो हैबिट्स भी रिपीट हो रही हैं लोगों की। खाने की आदतों को देख लीजिए आप, जो इटालियन और मैक्सिकन है, वो आज से कुछ टाइम पहले तक इंडिया में बहुत कम पॉपुलर था। अब देखिए वो धीरे धीरे कितना तेज़ी से पॉपुलर हो गया है, और स्मॉल सिटीज़ में भी आपको मिल जा रहे हैं, इटालियन मिल जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स मिल जा रहे हैं, और उनके साथ वाइन सर्व की जा रही है, क्योंकि वो एक तरीके से वो ट्रेंड है, वो कुजीन ही है कि आप इटालियन खाना खा रहे हो तो फ्रेंच खाना खा रहे हो तो उसके साथ लोग वाइन लेते हैं वहाँ फॉरेन में। तो बिल्कुल सेम तरीके से इंडिया में भी इस तरीके का कल्चर स्टार्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि जो वहाँ चल रहा है वो यहाँ पर भी आके स्टार्ट हो रहा है इंडिया में। आप बिजनेस भी देख सकते हो, अमेजोन चल रहा है, फ्लिपकार्ट बन गया। खैर, अभी हम इसमें समझते हैं। तो जो वाइन कंजप्शन है यूरोप में 30% है और इंडिया में 1% है, और आप यकीन मानिए कि धीरे धीरे करके इंडिया में वाइन का परसेंटेज बढ़ना ही बढ़ना है, 100% बढ़ेगा। जो मैंने कहा कि कल्चरली वो चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं, तो ये अगर बढ़ेगा तो वाइन मार्केट भी इंडिया में बहुत बढ़ेगा, और जैसे जो इससे रिलेटेड शेयर हैं उनकी प्राइस भी ऊपर जाना लगभग लगभग तय है। एंड आप इंडियन वाइन मार्केट देखेंगे कितनी बड़ी है, इट इज़ 150 मिलियन यूएस डॉलर की। तो ये अभी भी मतलब अच्छी खासी है, 150 मिलियन यूएस डॉलर की है। आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो वाइन इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट इंडिया में दैट इज़ 18.3, और जबकि आप आईएमएफएल की बात करेंगे तो दैट इज़ 12.3। आईएमएफएल क्या है? इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जो विस्की, वोदका, रम जो आप पीते हैं, नॉर्मल ब्रांड पी रहे हैं, ब्लेंडर, स्प्राइट, ब्लैक डॉग, 8PM, ये सब किस में आ गया? आईएमएफएल में आ गया। तो इसकी रेट है 12.3 एंड वाइन की रेट होगी 18.3। अब हम बात करने वाले हैं, जो मैंने कहा कि सुलह के बारे में बात करेंगे। सुलह इंडिया की लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर है और सेलर भी है, और इसका जो मार्केट शेयर है 50% से ज़्यादा है। चलिए अब इसके कुछ और फीचर्स देखते हैं हम। स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की? आप देख सकते हैं कि केवल ये एकमात्र ऐसी कंपनी है इंडिया में, जो वाइन कंपनी है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 52% जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, वो ये खुद के ही सोलर इंस्टॉलेशन उन्होंने सेटअप किए हुए हैं, और वहीं से जो एनर्जी मिल रही है 52% तो उसी से फुलफिलमेंट कर ले रहे हैं। तो एक इनको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अगर आप ग्रेप वाइन में जाएंगे और एलीट और प्रीमियम कैटेगरी में देखेंगे तो 60% इन्होंने मार्केट शेयर गैप कर रखा है। एक तरीके से देख सकते हैं कि अभी ये पूरी तरह से मार्केट लीडर है वाइन इंडस्ट्री का, और एक ही है स्टॉक वाइन प्रोड्यूसिंग कंपनी का लिस्टेड में। एंड थर्ड कि वाइन बढ़ता हुआ मार्केट है, तो इस कंपनी को आने वाले टाइम में काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है, बट इट विल टेक अ टाइम, क्योंकि कल्चरली ये चीज़ धीरे धीरे डीप डाउन जाएगी, तो टाइम लगेगा कल्चर चेंज होने में ना। हम इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखें तो आप प्रॉफिट देख सकते हैं 2021 में, फिजिकल ईयर 2021 में 2000 मिलियन के आसपास था रुपीज़, एंड 23 में जो है 3690 के आसपास हो गया। आप एबिटा देख सकते हैं तो वो भी 645 से 1609 हो गया। आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं तो वो 1 था फिजिकल ईयर 21 में, और 23 में कितना हो गया? 18.1। आप रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है कैपिटल, उसमें देख सकते हैं वो कितना था फिजिकल ईयर 21 में 10.7, जो फिजिकल ईयर 23 में 23.04 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि चारों पैरामीटर्स पे, जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, उनमें कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब हम इसके रेवेन्यू स्प्लिट की बात कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है बेसिकली 2 कैटेगरीज ऑफ बिजनेस में काम कर रही है। पहले तो वाइन का बिजनेस कर रही है, और साथ ही साथ इसने वाइन टूरिज्म भी स्टार्ट कर रखा है। तो आप यहाँ देखेंगे फिजिकल ईयर 20 में 63.6 जो परसेंट है वो ओन ब्रांड, खुद के ब्रांड से कमा रही थी, और जो थर्ड पार्टी ब्रांड थे उससे 31, और वाइन टूरिज्म की बात करें तो उससे कितना था? 5.4।
अब सीधा आप आइए फिजिकल ईयर 23 में, ये जो इसका ओन ब्रांड का था 63.6, वो सीधे कन्वर्ट करके 86.9 पे हो गया। मतलब थर्ड पार्टी को बिल्कुल ही कम कर दिया, बिल्कुल हटा ही दिया, 4.7 रह गया। तो इससे प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ ही, क्योंकि जो थर्ड पार्टी होती है उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है, खुद का अगर ओन ब्रांड रहता है तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है। और आप देखेंगे कि वाइन टूरिज्म वो भी 5.14 से लेके 8.1 पहुंचा दिया, तो इसमें भी इन्होंने प्रॉफिट गेन किया है। लेकिन मेनली आप देखेंगे तो 86.9 प्लस 4.7 देखा है तो वाइन बिजनेस ही इनका सबसे बड़ा बिजनेस वही है। वाइन टूरिज्म साइड बिजनेस में बोलूँगा अभी राइट नाउ इनका चल रहा है। अब इनका हम देखें कि खुद का जो ओन ब्रांड रेवेन्यू है, ठीक है, उसमें भी इन्होंने हमने देखा था कि एलिट और प्रीमियम कैटेगरी में 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो फिजिकल 20 में जो एलिट और प्रीमियम कैटेगरी थी उसका शेयर था 67.8, और जो इकोनॉमी एंड पॉपुलर था उसका था 32.2। अब 23 की बात करें तो 67.8 से 72.3 हुआ, मतलब यहाँ भी 5% से ज़्यादा के आसपास जंप किया। और ये 32.2 था, ये 27.7, 5% इसमें कम हो गया, मतलब समझ गए ना। तो ये एलिट एंड प्रीमियम कैटेगरी में जाने का इसका प्रयास पहले से ही कंपनी का चल रहा है। और पैसे भी देखें आप, अगर देखेंगे तो लग्जरियस चीज़ों में ही ज़्यादा कंपनियां रेवेन्यू अर्न कर रही है वर्ल्ड वाइड। एंड अब वाइन टूरिज्म की बात करें तो उसको भी मैंने देखा कि उससे भी इनका जो फिजिकल 23 में रेवेन्यू था 449.6 मिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू था, और 29.9% की ग्रोथ से बढ़ा है। तो फिनोमिनल रेट से ये बढ़ रहा है। तो आप इसके शेयर को और भी देख सकते हैं। मैंने इसको एक और पिछले जो वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने एनालिसिस की थी, फंडामेंटल एनालिसिस की थी स्टॉक्स की, उसमें भी हमने देखा था कि जो सुलह है उसमें एफआईआई का शेयर भी अचानक से जंप भी किया है, और डीआईआई का शेयर भी इंक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सुलह, और रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5 इयर्स के लिए सब्सिडी को कंटिन्यू कर दिया है। जो ये वाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं, वाइन यार्ड्स वगैरह, इनको वो सब्सिडी दे रहे हैं वैट के फॉर्म में, कि जो वैट देते हैं ये कंपनी, उसको ये रिटर्न करते हैं कुछ परसेंटेज उसका, डिपेंडिंग ऑन सम क्राइटेरिया। तो इसलिए कुछ टाइम से इस स्टॉक के सुलह के प्राइजेस भी 2-3 दिन के अंदर बहुत जंप भी किए हैं। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।